ना रिप्रोडक्शन में आपने कुछ पॉइंट्स पढ़े, जनरल पॉइंट्स पढ़े हैं, एज वेल एज ब्रीथिंग भी पढ़े। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्या होता है, आपने देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है एरोबिक कंडीशन में। बट एनारोबिक कंडीशन में आप पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक कंडीशन में अडॉप्टेड है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस तो होता है, बट क्रेब्स साइकिल ना होके वहाँ पे एक अल्टरनेटिव पाथवे आप कह सकते हैं फर्मेंटेशन होता है। तो बस फर्स्ट स्टार्ट विद द ग्लाइकोलिसिस, जिसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। वाई ईएमपी, ये जो साइंटिस्ट ने इस स्कीम को दिया था उस बेस पे ईएमपी पाथवे इसको कहते हैं। इट इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू द टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एरोबिक एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में अंदर लिया जाता है उसका यूज नहीं होता है। वो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन इज यूज इन क्रेब्स साइकिल डज नॉट रिक्वायर ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। सो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। एंड ग्लूकोज किस में ब्रेक हो जाता है? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन पायरुविक एसिड में। एंड पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3। एंड इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कंपल्सरी पाथवे आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन का, जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म में अकर करता है। It is its scheme was given by the Gustav Embedden and Otto Meyerhoff and G. Burnham, so it is also known as the EMP pathway. ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे इसको किसने दिया था? गुस्टो इम्बर्डेन ने, ऑटो मेयरहॉफ ने, जे परनाज ने। इसीलिए इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ई एम टी pathway. In anaerobes, it is the only process in respiration. Anaerobes condition में क्या होता है? respiration में glycolysis is only process जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है एंड एटीपी का सिंथेसिस होता है। फर्मेंटेशन इसके आगे प्रोसीड होता है बट वहाँ पे एनर्जी का रिलीज नहीं होता है, नो एटीपी सिंथेसिस। मेन प्रोसेस ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज ओनली एंड ओनली glycolysis pathway, that is the AMP pathway. Now move to next point. In plant, glycolysis is derived from the glucose is derived from sucrose, end product of photosynthesis, or from the storage carbohydrate. Sucrose is converted to the glucose and fructose by an enzyme invertase. These two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. Now listen. आपने photosynthesis chapter पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट सुक्रोज है, जिसके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है। या फिर आप स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की बात करें, स्टार्च, उसकी भी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है। अगर सुक्रोज का आप ब्रेक डाउन करें तो वहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज बनता है। एंड ये सुक्रोज का ब्रेक डाउन जो होता है, सुक्रोज ब्रेक्स टू ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। कोई भी लिविंग प्रोसेस होता है वो कैटालिस्ट से, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो कैटालिस्ट उस प्रोसेस को कैरी आउट करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है इन्वर्टेज एंजाइम। वो क्या करता है? सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देता है ग्लूकोज एंड फैक्टोज में। ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं, दैट इज ग्लूकोज एंड फैक्टोज। ये दोनों इंटर कर सकते हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। मीन्स ग्लूकोज का भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो सकता है एंड फैक्टोज का भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो सकता है। एक स्टेप वेरी करता है, वो भी आप पढ़ लेंगे। ग्लूकोज एंड फैक्टोज आर फास्फोरिलेटेड टू फॉर्म द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। फिर होता क्या है? ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी कि ग्लूकोज एंड फैक्टोज फॉस्फोरिलेट होते, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ये कहने का मतलब कि ग्लूकोज फॉस्फोरिलेट होके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा एंड फैक्टोज फॉस्फोरिलेट होके फैक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। और वो एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन को, वो होगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इट इज देन आइसोमराइज्ड टू प्रोड्यूस फैक्टोज 6 फॉस्फेट। देन क्या होता है? आपका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर बना है तो वो आइसोमराइज होता है किसमें? फैक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगर आप यहाँ फैक्टोज का फॉस्फोरिलेशन हुआ रहा होगा तो वो डायरेक्टली फैक्टोज 6 फॉस्फेट ऑलरेडी बना होगा, वहाँ पे आइसोमराइजेशन की नीड नहीं होगी। सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फैक्टोज है सेम। बट देखिए यही इनिशिएशन का स्टेप अलग था कि ग्लूकोज जो होता है इसका पहले फॉस्फोरिलेशन होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अगर फैक्टोज रहता है तो उसका फॉस्फोरिलेशन होता है फैक्टोज 6 फॉस्फेट
बनता है। शॉर्ट में लिखे हैं बट आप ऐसा रखें कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। बट ग्लाइकोलिटिक पाथवे में और इंटर करने के लिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एक एक्स्ट्रा स्टेप में इंटर करना पड़ता है, दैट इज द आइसोमराइजेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज होकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेता है। एंड देन उसके बाद जितने भी स्टेप होंगे ग्लाइकोलिसिस की, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज वेल एज फॉर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए सिमिलर होंगे। नाउ स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स के बारे में देखते हैं। तो इट इंक्लूड्स 10 स्टेप अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट एंजाइम। ग्लाइकोलिसिस के पूरे 10 स्टेप हैं, 10 रिएक्शंस आप देखेंगे और ईच स्टेप डिफरेंट एंजाइम से क्या होता है, कैटालाइज्ड होता है। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप एंड ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के 2 स्टेप में एटीपी यूटिलाइज्ड होती है। आप सोचेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन में एटीपी बन रहा था, यहाँ पे तो यूटिलाइज हो रहा है। यस, 2 स्टेप में ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की एटीपी यूटिलाइज होती है, बट आप देखेंगे 2 स्टेप में एटीपी बनता भी है एंड मोर क्वांटिटी में बनता है, इसलिए ये जो यूटिलाइज होता है एंड जो बनता है उसमें से आप माइनस करेंगे तो ओवरऑल नेट क्या होगा, सिंथेसाइज्ड होगा, दैट इज नेट एटीपी सिंथेसाइज। तो एटीपी किस किस स्टेप में यूटिलाइज होता है, तो इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है तो उस रिएक्शन में एटीपी रिक्वायर्ड होता है एंड कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो वहां पर भी एटीपी यूटिलाइज्ड होता है। सी, ये जो एटीपी यूटिलाइज्ड हो रहा है, ये स्टेप जो है ये आपको थोड़ा सा अभी ऑड लग रहा होगा मे बी, क्योंकि ये आप अभी राइटिंग में देख रहे हैं एज अ पैराग्राफ में, बट अभी आप जब इसका पूरा का पूरा चार्ट देखेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो यहाँ पे बना वो स्प्लिट होता है किसमें, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट दैट इज DHAP एंड 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दैट इज PGAL। क्या आपने देखा कि जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट हुआ तो एटीपी रिक्वायर्ड हुआ, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तब एटीपी रिक्वायर्ड हुआ। एंड जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना वो स्प्लिट होता है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है और ये स्प्लिट होता है किसमें, एक डाइहाइड्रोक्सी एसिडन फॉस्फेट में और एक 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एंड ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। सो नाउ कुछ और पॉइंट्स है, इसको भी पढ़ लीजिए, फिर चार्ट के थ्रू आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। Phosphoglyceraldehyde is oxidized with inorganic phosphate to converted to 1,3-phosphoglycerate। अभी क्या देखता है जब आपने कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें, PGAL में एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो बना वो ऑक्सीडाइज होता है विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और क्या बनाता है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट कहिए या फिर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ड्यूरिंग दिस टू redox equivalent two hydrogen atom is removed from the PGAL and transferred to NAD and forming NADPH। ये जब प्रोसेस हो रहा है क्या, PGAL जब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, BPGA में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप में 2 OH प्लस रिलीज हो रहे हैं एंड ये जो OH एटम रिलीज हुए ये क्या हुए, यूज हो गए किससे, NAD प्लस से कन्वर्ट हो गए NADH प्लस, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ और रिड्यूस कैसे हुआ, सॉरी यहाँ पे PGAL ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज होने में क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन एटम को रिलीज किया, 2 हाइड्रोजन एटम फिर क्या NAD प्लस को रेड्यूस कर दिए NADH प्लस। नाउ PGAL बिकम दी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यील्डिंग एनर्जी। अब क्या होगा, PGAL कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PGA में। नाउ क्या हुआ यहाँ पे आप देखिए कि बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो था वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरेट में एंड इस स्टेप में क्या होता है, एनर्जी यील्ड होता है। अभी आप चार्ट में देखेंगे
दिस एनर्जी स्टेप इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब इस स्टेप में क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज होता है, जिससे यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी आल्सो फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट्स टू पायरुविक एसिड। और ग्लाइकोलिसिस का एक और स्टेप है, जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो वहां पर भी एटीपी क्या होती है हमारी, रिलीज होती है, सॉरी एटीपी क्या होता है, फॉर्म होता है। इन ग्लाइकोलिसिस 4 एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे से, तो वहां पर 4 एटीपी का सिंथेसिस होता है, एंड आपने पीछे क्या देखा, 2 एटीपी यूज होता था। तो ओवरऑल नेट कितना एटीपी गेन हुआ, तो 4 - 2 दैट इज 2 नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे अकर्स। ना अब देखिए, इस चार्ट के थ्रू आप ओवरऑल समझ जाएंगे। ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। ग्लूकोज में क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन हुआ एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दैट इज 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ ध्यान रखें कि आपने सबस्ट्रेट ग्लूकोज लिया है, फ्रैक्टोज नहीं। अगर फ्रैक्टोज लिया होता, फ्रैक्टोज, तो फ्रैक्टोज में डायरेक्टली ये स्टेप आता, दिस इज डायरेक्टली, एंड यहाँ पे क्या होता, एटीपी यूज होता, कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। दैट मीन्स अगर फ्रैक्टोज क्या होता, सबस्ट्रेट होता, तो ये स्टेप कट जाता, डायरेक्टली ये स्टेप आता। बट हमने ग्लूकोज लिया है, हमारे एनसीईआरटी में ग्लूकोज दिया है, तो हम ग्लूकोज से देखते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो वहां पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एटीपी में। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है आइसोमरीज एंजाइम के प्रेजेंस में, एंड ये क्या बन जाता है, फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड। आप यहाँ पे ये ध्यान रखें, ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्जन हुआ, ये जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था, इसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज। व्हाट, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर एटीपी का यूज करके कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड स्टील। अभी देखिए क्या हुआ, अब फैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है, ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, ट्राइओस फॉस्फेट दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड, एंड ट्राइओस फॉस्फेट एक और दैट इज द डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम DHAP भी कहते हैं। नाउ देखिए, दोनों 3-3 कार्बन कंटेनिंग है, एंड ये देखिए एक दूसरे में कन्वर्जेबल है, इजिली कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड इस प्रोसेस में आपका जो ये ग्लिसरल्डिहाइड बना, 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, ये फिर नेक्स्ट रिएक्शन में इंटर करता है, एंड वहां पे क्या होता है, वो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, जो कि एच NAD को NADH+H में रिड्यूस करते हैं। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, सो यहाँ पे इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। इसमें जब कन्वर्ट, इसको जब कन्वर्ट कर लेता है 2H+ रिलीज करके, यहाँ पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी रिक्वायरमेंट यूज करता है इस रिएक्शन में, एंड क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 ट्रायोल्स बिस फॉस्फेट दैट इज 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यहाँ 2 इसलिए मल्टीप्लाई हो गया कि यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे, दिस ये दोनों मतलब ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए, एंड वही आगे प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस बिस फॉस्फेट दैट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन किया, जिसको हम DPGA भी कह रहे हैं। नाउ इस रिएक्शन पे के आपने क्या देखा, 2 स्टेप में एटीपी यूज हो चुकी। अब एटीपी की सिंथेसिस की बारी आई। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस बिस फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट में दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि एक एक अगर एक मॉलिक्यूल का ये रिएक्शन होता तो एक एटीपी, बट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपने लिया, इसलिए 2 एटीपी सिंथेसाइज हुआ। देन इसके बाद क्या होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल हमारा है, इसलिए ये रिएक्शन में भी 2 आया है। नाउ यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके बनाता है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, जिसको हम पेप कहते हैं, एंड ये भी 2 मॉलिक्यूल बनता है। नाउ जब पेप हमारा कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, तो यहाँ पर भी एटीपी क्या होता है, फॉर्म होता है, एंड 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 एटीपी फॉर्म होगा। तो ओवरऑल अपने एक शीट में आप कैलकुलेट करिए, तो आपको क्या आएगा कि आपने 4 ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 4 एटीपी का देखा फॉर्मेशन, 2 एटीपी का देखा यूज।
तो ओवरऑल नेट ATP gain in glycolysis pathway is 2 ATP। और ये कैसे आया? जो 4 ATP बना था उसमें से आपने माइनस किया 2 ATP जो यूज हुआ था, तो नेट गेन ऑफ ATP आया। बट अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी ATP फॉर्म, डायरेक्टली फॉर्म्ड ATP कितने होते हैं ओवरऑल ATP फॉर्म्ड, तो आपके 4 ATP आंसर जाएंगे। अगर नेट गेन ATP पूछे तो आपका आंसर क्या जाएगा? 2 ATP जाएगा। ये क्वेश्चन में आप क्लियरिटी बनाए रखें। नाउ पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इट इज अ मेटाबॉलिक फेट डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। पायरुविक एसिड, जिसको पायरुवेट भी कहते हैं, ये की प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, मीन्स मेन प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है। एंड अब ये डिपेंड करता है कि इसका अब आगे क्या हो पायरुविक एसिड का, तो ये डिपेंड करता है सेलुलर नीड पे कि सेल को एरोबिक कंडीशन है, अनएरोबिक कंडीशन है, किस टाइप का सेल है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो सेलुलर नीड पे ये आगे क्या होने वाला है वो डिपेंड करता है। मे बी ये अदर प्रोडक्ट के सिंथेसिस में भी यूज हो सकता है। नाउ देखते हैं ये पायरुविक एसिड कितने केसेस में हैंडल होता है इन डिफरेंट सेल्स। पायरुविक एसिड इज हैंडल इन 3 सेल्स। डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट तरीके से पायरुविक एसिड का यूज होता है। एंड वो तरीका क्या है? या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक कंडीशन, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस थ्रू विच द पायरुविक एसिड फ्यूचर आप कह सकते हैं इज राइट इन, किस मतलब वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंटर करने वाला है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो डिपेंड करता है किस टाइप का सेल है एंड व्हाट इज द कंडीशन। दैट्स ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस।